जब मैं मार्शल आर्ट कर रहा था तो मुझे हर रोज़ तकरीबन इस तरह का बंदा मिलता था जो कहता कि इरफान तुमसे ये नहीं होगा, कि ये तो मैं सोच ही नहीं सकता कि रिच फ्रैंकलिन इधर। जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे खाने के, जब मुझे पता था मार्शल आर्ट एक चीज़ होती है, एक ख्वाहिश तो थी, मगर मुझे इतना यकीन नहीं था कि 5-6 साल बाद रिच फ्रैंकलिन खुद मेरे साथ आके पाकिस्तान में इस मैट पे ट्रेनिंग कर रहा होगा। सबसे पहले एक मार्शल आर्ट जिम गया था तो उसने मुझे देखा था, मेरी लुक देखी थी, नहीं तुम नहीं कर सकते। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं राशिद अकरम। नाजरीन, आज की स्टोरी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाएंगे जो एक बेहतरीन फाइटर है और उसने ना तो देसी घी खाया और ना ही बकरे खाए हैं, बल्कि वो सूखी रोटी और नान पर गुजारा करके पाकिस्तान का बेहतरीन फाइटर बना है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। हमारे साथ इरफान अहमद द गुरिल्ला मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने ये मकाम कैसे हासिल किया और वो जो सिंगापुर में 1 चैंपियन 1 वॉरियर जो है वो टाइटल जीता और उसमें पाकिस्तान का जो परचम है, पाकिस्तान का फ्लैग है, उसको लहराया और दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान में भी बहुत से खबीब हैं। उनका कहना भी है कि वो रशियन मिक्स मार्शल आर्ट का फाइटर खबीब नूर की तरह पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वसाइल ना होने के बावजूद वो इस मकाम तक कैसे पहुंचे, हम उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं की ज़बानी। जब मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट की थी, जब मैं पहली दफ़ा मार्शल आर्ट को टीवी पे देखा था तो मुझे पता चल गया था कि अब मैंने यही चीज़ करनी है, और तभी से पहले दिन से मैं पूरा दम था कि ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं इंशाल्लाह करूँगा। तो उसके लिए मैं अब एक अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहा था। मैट्रिक के बाद एक तो फैमिली थोड़ी सी सेटिस्फाइड होगी कि चलो मैट्रिक हो गई है इसकी, जिसकी उनको खैर उम्मीद नहीं थी कि मैं कर सकता हूँ, बट वो हो गई। तो उसके बाद एक उनका काम हो गया, दूसरा फिर मैंने अपनी एक ख्वाहिश रखी कि अब मैं लाहौर जाऊँगा और जाके अपनी मैं मार्शल आर्ट्स को परसू करूँगा जाके। चिन्यूट से लाहौर आना एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं फैमिली में सबसे छोटा था, सबसे लाडला भी था। तो फैमिली को कन्विंस करना कि मैं बाहर किसी शहर में जाके रहूँगा और अपना ड्रीम को अचीव करूँगा, और ऑब्वियसली मैं पहला बंदा था, बाकी सारे मेरे घर में फैमिली मेम्बर्स अपने उधर शहर में काम करते हैं, जो भी अपना प्रोफेशन है उनका। नहीं, बचपन में मेरी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं 12 साल की उम्र तक मुझे एस्थमा था, और जब मैं कुछ दिन का था तो मुझे निमोनिया हो गया था। तो वहीं से स्टार्ट हुआ और ये 12 साल की उम्र तक चलता रहा। फैमिली में सबसे कमज़ोर बच्चा था मैं, और कह लें कि इतना लाडला कि मैं बाहर कोई जाता था, मैं मुझे कोई हाथ लगाता था मैं रोना शुरू हो जाता था। मुझे पता था मेरे पीछे 10-12 लोगों ने, फैमिली ने आके मुझे डिफेंड करना है, उनको पता है हमारा कमज़ोर बच्चा है, इसको कुछ हो ना जाए। बट 12 साल की उम्र तक मैंने रियलाइज़ किया है कि यार दिस इज़ इनफ, अब जो भी करना है वो मुझे खुद ही करना होगा। मुझे शुरू से यही बताया गया था कि बेटा तू बड़ा बीमार रहा है, ठीक है, तेरे से ना कोई ज़ोर आजमाई वाला काम नहीं होना, ठीक है, हमें तेरी बड़ी फिक्र है, तू पढ़ जा ताकि तू किसी अच्छी जगह सुकून से बैठ के ना एक जगह बैठ के ऑफिस की जॉब कर सके। बट वही वाला बच्चा आज बॉक्सिंग कर रहा है और दूसरे जो जिन पे वो कहते थे वो दूसरी जॉब्स कर रहे हैं। जब मैं मार्शल आर्ट कर रहा था, जब मैं शुरू किया था और मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता था, तो मुझे हर रोज़ तकरीबन इस तरह का बंदा मिलता था जो कहता कि इरफान तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये चीज़ छोड़ दो या तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। तो मैं रोज़ाना जब निकलता था ज़िंदगी में, मैं ऐसी चीज़ें नोट करता था। अभी भी मेरे पास लोगों की लिस्ट पड़ी हुई है जिन्होंने कहा था कि भाई तुम ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटरनेशनल फ़ाइट्स भी की और जीती भी हैं, और वही लोग उनमें से मैं 99% लोगों को अपनी तरफ होता हुआ देख रहा हूँ, जो कि एक लिहाज से अच्छी चीज़ भी है कि वो स्पोर्ट बन रहे हैं, बट वो एक आपको पुश करने वाला भी चाहिए होता है, और अल्लाह ताला और भी पैदा कर रहा है टाइम के साथ। रिंग की पहली फ़ाइट ये थी कि मैं सबसे पहले एक मार्शल आर्ट जिम गया था। तो उसमें एक कोच थे, मैंने उनको जाके बोला था कि सर मुझे इस तरह का ये मार्शल आर्ट का स्टाइल सीखना। तो आई एम सॉरी अगर वो सुन रहे हैं इस टाइम, बट मैं रियलिटी बताऊँगा, क्योंकि अक्सर मेरे जैसे लोगों के साथ होता है, मैं उन लोगों को मोटिवेट करना चाह रहा हूँ। तो उसने मुझे देखा था, मेरी लुक देखी थी,
तो देख के उसने मुझे कहा था कि नहीं तुम नहीं कर सकते वो मुझे याद है, वो मेरा पहला दिन था और शायद टर्निंग पॉइंट भी आप उसे कह सकते हैं एक लिहाज से कि मुझे सबसे पहले प्रूव करना था तो उस बंदे को करना था। पाकिस्तान में मैंने 8 एमेच्योर फाइट्स खेली हैं और 8 में से ज़्यादातर फाइट 6-7 फाइट्स में मैंने अर्ली सबमिशंस कर ली थी। जो अर्ली सबमिशन बोलते हैं कि नॉकआउट या सबमिशन हो जाती है जिसमें आप सबमिट कर देते हैं अपने ओपोनेंट को, वो ही हैं। और शायद 1-2 फाइट्स हुई होंगी जिसमें मैं डिसीजन से जीता हूँ। चिन्योड में पहले तो मेरी ट्रेनिंग नॉर्मल ही थी, बस नॉर्मल ट्रेनिंग कर रहा था। मुझे लगता था कि यही बस ये 2-3 घंटे जो मैंने ट्रेनिंग कर ली है इसी को ट्रेनिंग बोलते हैं। बट ये मेरा लाहौर में पहला मुकाबला था बॉक्सिंग का, तो मैं तो खुद से तो बड़ा बन के आया था, बॉडी शॉडी भी थी, देसी मतलब खाने शाने जब थे घर के। तो मैं लाहौर आया था, मुझे ये था कि मैं बस इसको ना मतलब आराम से हरा दूंगा, पतला सा लड़का था। बट जैसे वो मैच स्टार्ट हुआ तो उसने मुझे बड़े गंदे तरीके से उठा के फेंका। मैंने कहा यार ये कुछ गलत हो रहा है मेरी ट्रेनिंग में, मैं थोड़ा अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। तो फिर मैं जब वापस गया तो मैंने अपनी फिर ट्रेनिंग रूटीन बनाई, पूरा मैंने इसको स्केड्यूल किया। मेरी उस वक्त उम्र होगी 14-15 साल। 14-15 साल का बच्चा आप देखिए फजर पे उठते हुए उसको मौत पड़ती है। तो मैं जब 14-15 साल का था मैं तहज्जुद से पहले उठ जाता था, तहज्जुद के टाइम से तहज्जुद पढ़ के सुबह मैं गया हूँ, रनिंग की है। और रनिंग मैंने कैसी जगह पे की है, एक तरफ कब्रिस्तान है, एक तरफ झाड़ियाँ हैं और सेंटर में मेन हाईवे है। हाईवे ऐसा कि वहाँ से ट्रक गुजर रहे हैं और अक्सर सर्दियाँ होती थी तो धुंध पड़ती थी, गर्मियाँ होती थी कुत्ते पीछे पड़ जाते थे। तो मतलब कोई ना कोई चीज़ पुश करती रहती थी मुझे। मेरे हालात ही इस तरह के थे ना कि मुझे पुश करते, कुछ ऐसा ग्राउंड नहीं था कि जहाँ पे मैं जाकर ट्रेनिंग कर सकूँ। तो मैं जाके रनिंग करता था उस जगह पे रनिंग करके वापस आता था तो मुझे 10-15 लोग कह देते थे ओए पागल हो हैं, ओए क्या कर रहे हैं, तेरी फील्ड नहीं है। मतलब इस तरह की चीज़ कि पागल समझते थे वो लोग मुझे। वहाँ पे एक तो सहूलियात नहीं थी, दूसरा वहाँ पे कोई क्लब नहीं था, ट्रेनिंग पार्टनर नहीं थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी। उसमें यह था कि मैं रोज़ाना रात को शाम के टाइम निकलता था, मेरे पास साइकिल होती थी, साइकिल पे मैंने अपना पंचिंग बैग रखना, अपने ग्लव्स रखने और मैं पूरे शहर का चक्कर लगाता था कि यार कौन सा ग्राउंड मुझे सूट करेगा। और मैंने चिन्योड का एक ग्राउंड नहीं छोड़ा जहाँ पे ट्रेनिंग ना की हो। शुरू में जो मेरे पास पंचिंग बैग था, मुझे इतना लोगों ने नहीं बताया हुआ था कि एक हैंड रैप्स चीज़ होती है जिसे अपने हाथ कवर करते हो, फिर ग्लव्स आते हैं, फिर उसको पंचेस करते हैं। बैग के अंदर क्या चीज़ डालते हैं, मेरे बैग के अंदर एक तो रेत डली हुई थी, ठीक है, रेत और बजरी जो डालते हैं लोग वो डली हुई थी, जो कि नुकसानदेह था मेरे लिए। मुझे अभी आके पता चल रहा है। जो लोग मुझे देख रहे हैं मेरी उम्र के लोग जिनको शौक़ है, मैं प्रेफर करूँगा, उनको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि रेत वगैरह ना डालें, जितना लाइट रख सकते हैं उसे लाइट रखें। खैर वो मेरा रेत का बना हुआ था, मैं उस पर पंचिंग करता था, ग्लव्स मेरे पास थे नहीं, थे इस लिहाज से नहीं, एक तो मुझे पता नहीं था, दूसरा मेरे पास ख़रीदने के पैसे नहीं होते थे, ठीक है। मैंने वहाँ पे जाके जब अपने ट्रेनिंग करता था, पंचेस करता था, तो हाथों से खून मेरे हाथ हमेशा फटे रहते थे स्कूल लाइफ में। तो जिस एरिया में मैं ट्रेनिंग करता था उधर सारे खून के छींटे बड़े होते थे। घर वाले आगे कहते थे बेटा तू जानबूझ के करता है, हमें पता है, ताकि तू हमारी अटेंशन लेना चाह रहा है। उनको क्या पता था कि मेरा ये क्रेज़ है और इसे मैं लेके जाऊँगा आगे और इस मुकाम तक के वो आज फ़ख्र महसूस करेंगे मेरे पे भी। कभी गुस्सा नहीं आया, मैं कभी किसी की बात सुनता ही नहीं हूँ। जब मैं रिंग में जाता हूँ तो मैं सिर्फ अपने कोचेज़ की बात सुनता हूँ और वही करता हूँ जो मैंने सीखा होता है, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, फ़ाइट करने रिंग में जाते हैं, रिंग में जाके फ़ाइट करके अपनी फ़ाइट देख के कहते हैं कि यार यहाँ पे मैं ये चीज़ कर सकता था। बट अल्हम्दुलिल्लाह जितनी फ़ाइट्स मैंने की हैं, मैं जब भी अपनी फ़ाइट 1-2 दफ़ा अगर कभी देख ली है गलती से, तो मैं कहता हूँ यार ये चीज़ मेरे से कैसे हो गई है, ये तो सोची नहीं थी मैंने कि ये मैं कभी इस तरह रिंग में कर भी सकता हूँ। बट वो खुद ब खुद चीज़ें निकलती हैं, क्योंकि जब आपका पैशन होता है, जब आपने उसके लिए हार्डवर्क किया होता है, तो वो चीज़ें खुद ब खुद आपसे हो जाती हैं। मेरा फेवरेट प्लेयर रिच फ्रैंकलिन, जो कि 3 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं। तो जब मैं स्टार्ट किया था तो टीवी पे उस टाइम मिक्स मार्शल आर्ट दिखाते थे, मैं उनकी फाइट्स देखता था। मेरे पास छोटा फ़ोन होता था बटनों वाला, उसमें मैं मतलब जिस तरह तस्वीरें आ जाती थी गूगल से निकाल के सेव की हुई थी मैंने रिच फ्रैंकलिन की। और मैंने सोचा नहीं था कि यार मैं इस बंदे से कभी मिल सकता हूँ, बट एक ख्वाहिश थी जब मैंने शुरू की थी गेम।
तो आज 5 साल बाद, 6 साल बाद, लाहौर में 6 साल गुजारने के बाद मैं उसी रिच फ्रैंकलिन की प्रमोशन, वो CEO है मेरा और वो हेड है जिस प्रमोशन में मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, और वो रिच फ्रैंकलिन पाकिस्तान आया था मुझे शूट करने अपनी टीम के साथ। और यहाँ पे इस जिम के अंदर जब वो ट्रेनिंग कर रहा था, मैं ऑब्वियसली वो मुझे शूट करने आए थे, मेरा इंटरव्यू लेने आए थे, मेरी लाइफ देखने आए थे कि पाकिस्तान में मेरी लाइफ कैसी है। तो जो वो ट्रेनिंग भी कर रहे थे हम लोग साथ में, ट्रेनिंग कर रहा था, उसके साथ मैं आंखें बंद करता था, मुझे लगता था यार मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि ये तो मैं सोच ही नहीं सकता कि रिच फ्रैंकलिन इधर। ये तो मैं छोटे मोबाइल पे, जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे खाने के, जब मुझे पता था मार्शल आर्ट एक चीज़ होती है, एक ख्वाहिश तो थी, मगर मुझे इतना यकीन नहीं था कि 5-6 साल बाद रिच फ्रैंकलिन खुद मेरे साथ आके पाकिस्तान में इस मैट पे ट्रेनिंग कर रहा होगा। तो मैं आंखें बंद करता था, मुझे लगता था नहीं यार मैं गलत हूँ, आंखें खोलता था रिच फ्रैंकलिन सामने होता था। तो मेरे लिए यकीन करना मुश्किल हो गया था। और उसी मोमेंट जब रिच फ्रैंकलिन मतलब अपने होटल गए हैं, तो मैं एक कैब करवा के वापस जिम आ रहा था उनको होटल छोड़ के। तो मैं इतना एक्साइटेड, उबर का जो ड्राइवर था वो बैठा हुआ है, मैंने कहा यार पता है मेरे साथ क्या हुआ है? कहता क्या हुआ है? मैंने कहा मैं रिच फ्रैंकलिन से मिला हूँ। वो मेरी शक्ल देख के कहता है रिच फ्रैंकलिन कौन है? और मैंने कहा यार मैं इस तरह उसका फ़ैन था और ये इस तरह मुझे आज आके मिला है। मैंने कहा यार हर चीज़ पॉसिबल है। खैर मैं तो अपनी एक्साइटमेंट का इजहार कर रहा था, बट मुझे पता है वो भी कह रहा ना कि एक बेवकूफ़ इंसान है, पता नहीं क्या, मेरा भी टाइम ज़ाया कर रहा है और अपना भी। पाकिस्तान में मेरे बशीर अहमद फेवरेट है, जिन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, और वकार उमर है जो कि उसके बशीर अहमद साहब के बाद जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाई। पाकिस्तान को प्रोफेशनल फाइट में 2 दफ़ा रिप्रेजेंट किया है। 1 चैम्पियनशिप जो कि दुनिया की एक सबसे बड़ी प्रमोशन है, उसके अंदर मुझे मौका मिला था जो कि एक ख्वाब था मेरा। तो यकीन करें, जो एक ख्वाब नहीं होता, जो चीज़ें हो रही हैं ना मेरे साथ, मैं सोचता हूँ कि यार कैसे हो रही हैं। मैं 1 साल पहले सोच रहा था, मेरे दोस्त की फ़ाइट थी उसी प्रमोशन में, तो मैं उसकी फ़ाइट देखने गया था सिर्फ सिंगापुर में। तो मैं बैठ के सोच रहा था कि यार मुझे तो 3, 4, 5 साल लग जाने हैं इधर तक पहुंचते हुए। प्लेयर भी बड़े अच्छे हैं, मैं इनके साथ लड़ भी नहीं सकता, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। मुझे यह था कि 5-10 साल हैं मुझे, मैं सुकून से बैठा था। बट नेक्स्ट ईयर मुझे मौका मिला एक नेपाली किक बॉक्सिंग चैम्पियंस के साथ 2019 में। मेरी पहली फ़ाइट थी, डेब्यू फाइट। तो जो मैंने स्टार्ट की, जब मैं गया तो एक ऑब्वियसली प्रेशर था, बट जब मुझे मौका मिल गया, मैंने कहा अल्लाह ताला ने मेरे लिए एग्जैक्ट टाइम, अच्छा टाइम यही रखा था और यही टाइम है, ठीक है। मैंने जाके अपना परफॉर्म किया, 1 से 1.5 मिनट में मैंने नेपाली किक बॉक्सिंग के चैम्पियन को हराया और पाकिस्तान के नाम मतलब फ़तह की और पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। वो पहली दफ़ा इंटरनेशनल फ़ाइट में। दूसरी दफ़ा फिर मेरी फ़ाइट 2020 में, इसी साल थी फरवरी में। तो उसमें यह था, पीटर डेनोसे, थाईलैंड का एक लड़का था काफ़ी अच्छे जिम से, उसके साथ मेरी फ़ाइट हुई थी। तो उसमें भी वो टफ़ था, उनके जिम के लड़के मतलब वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं यहाँ पे अपने कोच के साथ अकेला ट्रेनिंग कर रहा था। अकेला इस तरह ट्रेनिंग कर रहा था कि मुझे नहीं पता होता था कि यार ट्रेनिंग करके मैं घर जाऊँगा तो मुझे खाने में क्या मिलेगा, ठीक है। मेरे लिए कोई मील नहीं बना होगा कि ये चिकन का पोर्शन है, वेजिटेबल्स हैं और ये चीज़ें। मुझे ये था कि यार ट्रेनिंग करके घर जाना है, जो चीज़ मुझे नज़र आई, जो मुझे अपने लिए बेहतर लगेगी और जो मेरी जेब इजाज़त देगी वो मैं खा लूँगा, ठीक है। इस तरह की फ़ाइट थी मेरी। तो एक ऐसे लड़के के साथ जो कि वर्ल्ड लेवल पे एक वर्ल्ड लेवल जिम में ट्रेनिंग कर रहा था, वर्ल्ड लेवल कोचेज़ के साथ, और उसकी टीम मेंबर्स भी सारे इंटरनेशनल फाइटर्स थे, न्यूट्रिशनिस्ट थे, सब लोग उनके पास मतलब अवेलेबिलिटी थी। बट वो थोड़ी सी टफ़ फाइट गई थी। बट जो मेरे नाजरीन जो अभी हमें सुन रहे हैं वो देखेंगे फ़ाइट, तो उनको बड़ी खुशी होगी कि यार पाकिस्तान से इस तरह एक लड़का जाके और इस तरह की फ़ाइट की है। मुझे स्पोर्ट बेसिकली बशीर अहमद ने किया। बशीर अहमद तक पहुंचने के लिए भी एक अलहदा स्टोरी है मेरी। मैं तो थोड़ा इंग्लिश में कमज़ोरी था शुरू से, तो वही छोटा फ़ोन जो मैंने रिच फ्रैंकलिन वाली स्टोरी आपको बताई है, जिस फ़ोन पे, उस फ़ोन पे फेसबुक लॉगिन करके बशीर अहमद साहब का अकाउंट खोल के मेरा दोस्त साथ बैठा होता था। मुझे आज भी याद है, पुलों पे हम 1 हफ़्ता बैठे थे एक मैसेज लिखने के लिए कि यार इंग्लिश में क्या मैसेज लिखेंगे। बशीर साहब कहेंगे यार इस बंदे को ट्रेनिंग करवा दूँगा। 1 हफ़्ता हमने लगाया एक मैसेज लिखने में, वो बशीर साहब को सेंड किया
कि यार मुझे बड़ा शौक़ है, मुझे यहाँ पे आप रिहाइश भी दें, जो मेरे से करवाना है करवा लें, बहरहाल मुझे ट्रेनिंग में मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दे दें। ठीक है, जिम में मैं सोता था, अभी भी जिम में ही सोता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मैं बड़ा लकी खुद को फील करता हूँ। ठीक है, जिम में अक्सर इस तरह होता है कि आप अपने जिम की सफाई भी कर रहे होते हो, ठीक है, अपने कपड़े खुद धो रहे होते हो। तो आजकल जिस तरह सर्दियाँ चल रही हैं तो कोई गीज़र वाला कॉन्सेप्ट लोगों का होता होगा, बट मैंने 2-3 साल से अपना सर्दियों में गीज़र का कॉन्सेप्ट नहीं देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड ऑफ इट। ठीक है, मैं अपनी लाइफ को लग्जरियस भी बना सकता हूँ, बट उस लग्जरियस लाइफ का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो एट द एंड मुझे कुछ नहीं देगी। ठीक है, आज मैं लोगों को दिखा सकता हूँ कि यार मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, बट वो चीज़ बाद में जाके मुझे नुकसान ही देगी। इसलिए आज स्ट्रगल है, आज मेरे पास टाइम है, मैं वो स्ट्रगल करूँगा, मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए, मैं जिस चीज़ के लिए आया हूँ वो स्ट्रगल करूँगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी उसका मुकाम देगा। और रही बात पाकिस्तान से ऑब्वियसली आपको बहुत शिकायतें होती हैं। ठीक है, जब आप एक बच्चा फाइटर बनने का ख्वाब देखता है ना, तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने ऊपर वाले लोगों को देखता है कि मेरे से पहले कितने फाइटर गुजरे हैं पाकिस्तान से। तो जब आप अपने ऊपर वाले फाइटर्स को देखते हो, किसी ने रेडी लगाई हुई है, कोई चौकीदार खड़ा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, कोई बेरोज़गार है, ठीक है, लॉकडाउन शुरू हुआ है, मेरे से सीनियर फाइटर अपनी ज़िंदगी में बच्चों के उनको खिलाने के पैसे नहीं थे। ठीक है, बट ये चीज़ आपके माइंड में होती है कि यार 2 साल बाद क्या मेरा भी यही असर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इदारे तो हमारे सो रहे हैं ना, हमारे प्राइवेट इदारे भी सो रहे हैं। जब उनसे स्पॉन्सर की बात करें, 2-3 हज़ार देने से मतलब निकाल के दे देंगे जैसे कोई भिखारी उनके सामने खड़ा हो जाता है। कोई भी फाइटर हो, वर्ल्ड लेवल, इंटरनेशनल लेवल, पाकिस्तान का फाइटर, टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे पास। आज भी मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में खबीब, हज़ारों खबीब हैं। एक खबीब को आप लोग सब जानते हैं ना, टीवी से जो देखा है कि मुसलमानों का नाम रोशन किया है, उसने अपने रशिया का नाम रोशन किया, दागिस्तान का नाम रोशन किया, जो भी अपने बाप का नाम रोशन किया। मगर पाकिस्तान में इस तरह के हज़ारों खबीब हैं, बट जो आपके अदम तवज्जो की वजह से वो रुल रहे हैं, जलील हो रहे हैं। ठीक है, कोई खबीब सब्ज़ी की रेडी लगा के खड़ा हुआ है, कोई खबीब सड़कों पे बेरोज़गार रुल रहा है। अभी हम पुरअज़म हैं अपने इरादे को लेके, अपने पाकिस्तान को लेके, मगर इनिशियल जब हम अपनी लास्ट स्टेज देखें फ़ाइट के बाद, हम शाह हुसैन को देखें रोड पे खिलौने बेचता हुआ, शाह हुसैन जैसा ओलंपियन हमारा रोड पे खिलौने बेच रहा है, उस तरह के जितने भी ओलंपियन देख लें वो क्या कर रहे हैं, छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह के जब हम देखते हैं लोगों को तो हम एक डीमोटिवेशन सी होती है हमें। क्या होता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टैलेंट है, प्रूव भी करते हैं, वर्ल्ड में जाके हम प्रूव करते हैं। बाहर की दुनिया के लोग हमारे पास आते भी हैं कि भाई तुम आओ, हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करो, हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करो, हमारे जिम को रिप्रेजेंट करो। बट हम आज 1 साल में लड़ लूँगा, 2 साल लड़ लूँगा, 3 साल लड़ लूँगा, बट क्या मैं हर फाइट में अपनी इस भूख की वजह से जो हम काटते हैं हमारे एथलीट पूरे पाकिस्तान में, और फिर वो जाके लड़ते हैं, कितनी देर मैं उससे जाके लड़ के फाइट करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता रहूँगा? एट द एंड पॉइंट यही होता है कि कोई आपको कहेगा कि भाई मेरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर दो, मैं कहूँगा ठीक है, क्या दोगे मुझे खाना अच्छा मिल जाएगा ना, मुझे एटलीस्ट मेरी डाइट ठीक होएगी ना। फाइट करने के लिए जो एक फाइटर को अटेंशन चाहिए होगी वो अटेंशन मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी, तो फिर हम भी कर लेंगे। जो लोग हमारे नाजरीन जिनको मिक्स मार्शल आर्ट का नहीं पता, वो जाके एक दफ़ा गूगल पे देखें कि मिक्स मार्शल आर्ट होती क्या चीज़ है, इसमें क्या रूल्स होते हैं, इसमें कितने डेंजरस मतलब फ़ाइट्स होती हैं। आप लोगों को पता होता है कि भाई मैं रिंग में जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे ये भी पता होता है कि मैं वापस जब आऊँगा ना तो 100% श्योर नहीं है कि मैं अपने टांगों पे चल के आऊँगा। हो सकता है मुझे स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हो सकता है वो मेरी आखिरी फाइट हो और उठा के बाहर फेंकेंगे, ये पड़ा हुआ है आपका बंदा, ले जाओ इसे वापस। नौजवान लड़के मुझे इस टाइम देख रहे हैं जो कि फ़ाइटर बनना चाहते हैं, उनसे एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी स्टडीज़ को बिल्कुल पॉज नहीं देना। ठीक है, अपनी स्टडीज़ जारी रखें, साथ साथ फाइट करें। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको मिक्स मार्शल आर्ट का पता है तो कोई भी फाइटर सर्च करेंगे उसमें 80 से 90% फाइटर जो है ना, वो अपनी लाइफ में सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं,
वापस आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और इस तरह की लाइफ है उनकी, मतलब ऑफिस जाते हैं, बच्चों को स्कूल भी छोड़ते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ रखें और उसके साथ ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। ये चीज़ आप 24 घंटे नहीं कर सकते, ना आप 24 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है। अपने टाइम को मैनेज करें और साथ मिक्स मार्शल आर्ट करें, कोई भी हेल्दी एक्टिविटी करें और साथ अपनी पढ़ाई भी करें जितना आपका पॉसिबल है। पढ़ाई एंड तक नहीं छोड़नी।